आइए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कोचिंग क्लासेज में। और जरा याद उन्हें भी कर लिया जाए जो लौट करके वापस अपने घर तक न पहुंच सके। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हमारे देश के वीर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय, उनके जीवन के संपूर्ण तथ्यों के ऊपर दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। और अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना सके वो जवानी भी बेकार जवानी है दोस्तों। जो कहीं ना कहीं उनके अल्फाज हुआ करते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शेखर आजाद के अल्फाज हुआ करते थे दोस्तों। और आइए हमारे साथ बने रहिए हमारे सेशन में दोस्तों। ये आज की क्लास किसी विशेष परीक्षार्थी या किसी विशेष परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए नहीं, बल्कि आज की ये क्लास है भारत के प्रत्येक नागरिक के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि वो किस कारण उन्हें ये आजादी मिली। हमारे देश के वीर शहीद क्रांतिकारियों ने किस प्रकार अपने जान का बलिदान देकर उनको ये आजादी दी है दोस्तों। भारत के प्रत्येक क्रांतिकारी, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये क्लास देखनी चाहिए। भारत के प्रत्येक देश की आजादी के लिए शहीद हुए एक एक क्रांतिकारी के बारे में जानने का एक देश के नागरिक का कर्तव्य है कि उसे मालूम होना चाहिए कि आजादी में वो कुल सांसें ले रहा है। उस आजादी के लिए हमारे देश के कितने क्रांतिकारियों ने प्राण न्यौछावर कर दिए दोस्तों। और आइए देरी नहीं करते हुए हम बनते हैं हमारे सेशन में। और हमारे सेशन चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर तिवारी के ऊपर है दोस्तों। जी हाँ, चंद्रशेखर तिवारी दोस्तों। चंद्रशेखर तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के गांव बाबरा में हुआ दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम दोस्तों पंडित सीताराम तिवारी था दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम दोस्तों जगरानी देवी था दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों बचपन में अत्यधिक सुंदर, चंद्रमा के समान सुंदर होने के कारण दोस्तों इनका नाम इनके माता पिता ने चंद्रशेखर रखा दोस्तों। और ये शर्मा परिवार से संबंधित होने के कारण इनका गोत्र तिवारी माना जाता है। और इनका नाम दोस्तों चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर तिवारी बचपन से ही क्रांतिकारी घटनाओं और योद्धाओं की रचनाएं, योद्धाओं की कथाएं सुनने में बहुत रुचि दिखाया करते थे दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद जब बचपन में खेला करते थे तो इनके खिलौने अधिकतर बंदूक, पिस्तौल, तीरमान, तीरंदाजी इनके खेल हुआ करते थे दोस्तों। इनके खिलौने बंदूक और पिस्तौल हुआ करती थी दोस्तों। बचपन में भी यह जब भी बनते तो ये सिपाही बनते और अपने किसी दोस्त को चोर बनाते और एक पिस्तौल लेकर उसके पे डाई 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 करते करते खेलते फिरते थे दोस्तों। ये दोस्तों अपने बचपन में मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़कर निकल जाते हैं दोस्तों। मात्र 13, जी हाँ दोस्तों, मात्र 13 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर तिवारी अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। आज दोस्तों आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान इतना कि मात्र 13 वर्ष की आयु में माता पिता से थोड़ी खास सुनी होने के कारण ही घर छोड़कर चले जाते हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आए। वो दोस्तों नहीं कि 2-3 घर छोड़ के गए और घूम फिर कर वापस अपने घर को लौट कर आ गए। जो गांव के नजदीकी स्टेशन से ही एक ट्रेन में बैठते हैं और जब ये ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन के अंदर इनको नींद आ जाती है। नींद आने के कारण जब इनकी नींद खुलती है तो इनकी ट्रेन पहुंच चुकी होती है मुंबई। जब इनकी ट्रेन मुंबई पहुंचती है तो ये दोस्तों मुंबई में जाते हैं और मुंबई में उतरते हैं। तो दोस्तों ये वहां पर कुछ समय हमको पढ़ने को मिलता है। ये वहां पर कुछ समय एक होटल के अंदर एक वेटर का कार्य करते हैं दोस्तों। और ये वेटर का कार्य करते हैं कुछ दिन ही मात्र, ये वहां पर वेटर का कार्य करते हैं और इनको समझ में आ जाता है कि मुंबई में कुछ ऐसा खास नहीं है, मुंबई ऐसी विशेष नहीं है, मुंबई में बड़ी बड़ी है मतलबी व्यक्तियों से, यहाँ पर सिर्फ मतलबी व्यक्ति हैं। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद मुंबई से निकल पड़ते हैं काशी बनारस के लिए। क्यों? क्योंकि इनको दोस्तों मालूम था, इनकी माँ और इनके पिता कहा करते थे कि तुम्हें बड़ा होकर काशी के विश्वविद्यालय में पढ़ना है, वहां से संस्कृत का ज्ञान आर्जन करना है और तुमको पंडित बनना है दोस्तों। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं काशी और ये अपनी आगे की शिक्षा वहीं पर अध्ययनरत करते हैं। लेकिन जब ये शिक्षा अध्ययनरत कर रहे हैं तो इनका ध्यान शिक्षा की ओर कम बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों, देश में चल रहे तत्कालिक घटनाओं पर ज्यादा रहा करता था दोस्तों। तो उसी समय हमारे देश में एक घटना घटित होती है। मार्च 1919 में हमारे देश में दोस्तों रोलेक्ट एक्ट आता है। और दोस्तों रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हमारे देश के महान लीडर उस समय के महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। और दोस्तों जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है तो
कहीं ना कहीं पर दोस्तों बड़े पैमाने में देश के प्रत्येक युवाओं के अंदर एक जोश था, एक उमंग थी कि गांधी के इस असहयोग आंदोलन से हमको आजादी मिल सकती है। हमारे देश के प्रत्येक युवा नेता, प्रत्येक युवा लीडर के दिल में एक विश्वास था कि गांधी के इस असहयोग आंदोलन से हमको आजादी मिलती है। देश के प्रत्येक युवाओं ने गांधी के इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कानपुर बनारस में दोस्तों इस असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। और दोस्तों कानपुर बनारस में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं कौन दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद। और दोस्तों कानपुर बनारस में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया दोस्तों। देख लो दोस्तों, मात्र 14 से 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद नेतृत्व कर रहे हैं असहयोग आंदोलन का कानपुर बनारस में। और दोस्तों 14 से 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद लगते नहीं है कि वो 14 से 15 साल की उम्र में वह उनका शरीर 6 से 6.5 फीट लंबा और दोस्तों शरीर में अच्छे मोटे अच्छे फिट पर्सनालिटी के हुआ करते थे दोस्तों। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद लगते नहीं थे कि वो 14 से 15 साल के, लेकिन वो लगते थे 20 से 19 साल के। और दोस्तों इसी कारण चंद्रशेखर आजाद अपनी कम उम्र में ही अत्यधिक घटनाओं को अंजाम दे सके दोस्तों चंद्रशेखर आजाद नेतृत्व कर रहे हैं असहयोग आंदोलन का। और दोस्तों इसी नेतृत्व के कारण चंद्रशेखर आजाद को एक बार ब्रिटिश पुलिस उठाकर ले जाती है जेल में। और जब चंद्रशेखर आजाद को जेल में ले जाया जाता है तो जब मजिस्ट्रेट उनसे सवाल करता है कि लड़के तेरा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं आजाद मेरा नाम है। ये सुनकर जज उनसे पूछता है कि तेरे पिताजी का नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं स्वतंत्रता मेरे पिताजी का नाम है। और जब जज इनकी बातों को सुनकर चिढ़ जाता है तो जज इनसे पूछता है कि तेरा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि जेल में मेरा ठिकाना है, जेल में मेरा घर है। ये सुनकर जज थोड़ा ज्यादा चिढ़ जाता है, उनको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जज भी उस समय ब्रिटिश हुआ करता था, अंग्रेज हुआ करता था। तो जज उस मात्र 15 साल के लड़के को दोस्तों 15 कोड़ों की सजा देता है। और दोस्तों आप जानते हैं 15 कोड़े, उस समय के 15 कोड़े, आज के वो कोड़े नहीं जो कि खेल बताने वाला रोड पर पटापट देता रहता है, वो कोड़े नहीं होते थे दोस्तों। उस समय का मात्र एक कोड़ा शरीर की खाल तो क्या, मांस तो क्या, हड्डी दिखा देता था दोस्तों एक कोड़ा। और 14 से 15 साल की उम्र पे उस लड़के 14 से 15 साल की उम्र के उस लड़के पर जब 15 कोड़े बरसाए गए दोस्तों, तो वह लड़का डरता नहीं है, रोता नहीं है, बल्कि वह हर्ष और वीरता से बोलता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। और दोस्तों ये 15 कोड़े चंद्रशेखर आजाद को एक वीरता, एक क्रांतिकारी बना देते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद के अंदर क्रांतिकारी घटनाएं तो बचपन से ही भरी हुई थी, लेकिन ये 15 कोड़े उनको साहस देते हैं, उनको एक विशेष क्रांतिकारी के रूप में दोस्तों देश को प्रदान करते हैं। और जेल से बाहर आते हैं तो चंद्रशेखर आजाद का काशी और बनारस में एक अच्छा खासा व्यक्तित्व बन चुका है। जब जेल में मात्र 15 साल की उम्र में 15 कोड़े खाए और वहां पर भी उसके मुंह से वंदे मातरम, भारत माता की जय, आजादी स्वतंत्रता जैसे शब्द निकले, तो जनता के बीच में उनका एक अच्छा खासा व्यक्तित्व बन चुका है। उनसे बहुत से लोग मिलने आने लगे। और जब लोग मिलने आए, उनकी मीटिंग हुई, तो चंद्रशेखर आजाद बोले कि मैं इस बार तो जेल में गया हूं, लेकिन मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। मैं आज के बाद कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आने वाला। आज से अंग्रेजों के पास ऐसी जेल नहीं है जो मुझे जेल में डाल सके, और अंग्रेजों के पास ऐसी गोली नहीं बनी जो चंद्रशेखर के सीने को पार कर दे दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद ने वहीं से ही अपने नाम के पीछे का तिवारी शब्द हटाकर आजाद शब्द जोड़ दिया। वहीं से चंद्रशेखर आजाद को, यहाँ तक कि हम भी चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ आजाद नाम से ही जानते हैं दोस्तों। आजाद नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चेहरा बनता है, चंद्रशेखर आजाद। और दोस्तों अब चंद्रशेखर आजाद कूद पड़े हैं पूर्ण रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में। उनका मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य है, देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता, देश का स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना और उनको पूर्ण रूप से देश को आजाद कराना ही उनका मात्र एक लक्ष्य है। इसी दौरान दोस्तों हमारे देश में एक बड़ी घटना घटित होते हैं, चोरा चोरी कांड। और महात्मा गांधी चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को बीच में ही रोक देते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगता है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे वो राजेंद्र विस्मन हो दोस्तों, चाहे वो रविंद्रनाथ वर्मा हो। और इन सबको दोस्तों गांधी जी के उस समझौते, उस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से बहुत बड़ा झटका लगता है। और ये सब गांधी जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गांधी जी क्या आपने असहयोग आंदोलन को जिस स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रारंभ किया था, क्या आपको प्राप्त हुआ है? क्यों आपने इसको बंद कर दिया है? तो दोस्तों गांधी जी बोलते हैं कि मैं हिंसा के मार्ग पर नहीं चलने वाला, और जो चोरी कांड में हिंसा हुई है उसी की वजह से मैंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया है। दोस्तों गांधी जी के ऐसे वचन सुनकर जो ये क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने सोच लिया है कि अब हमें
आजादी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं मिलने वाली, और हमें अब आजादी चाहिए तो हमें लड़ना होगा, ब्रिटिश शासन से लड़ना होगा, क्रांतिकारी गतिविधियां करनी होगी। इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते हम हमारे देश को आजाद कर सकते हैं। और दोस्तों जो क्रांतिकारी थे जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिन आर्यन, रविन्द्रनाथ वर्मा, राजेंद्र नाथ वर्मा, ये सब दोस्तों रात में एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में ही एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम दोस्तों HRA होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन उस संगठन का नाम होता है। दोस्तों ये क्रांतिकारी संगठन बनाया गया, और दोस्तों इस संगठन का कोषाध्यक्ष, इस संगठन का कैशियर बनाया गया चंद्रशेखर आजाद को। स्वयं चंद्रशेखर आजाद को इस संगठन का कैशियर कोषाध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों सन 1924 में ये संगठन बनाया जाता है। दोस्तों और दोस्तों किसी भी संगठन, किसी भी एसोसिएशन, किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए धन और पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों अत्यधिक मात्रा में धन की जरूरत होती है दोस्तों, और उस समय तो और अत्यधिक मात्रा में चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों को हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, हमारे देश के क्रांतिकारियों को साधनों की जरूरत हुआ करती थी, और उसके लिए धन की आवश्यकता थी। तो दोस्तों हमारे देश के जो गर्म दल के नेता थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन सब ने एक प्लान बनाया कि कोरी से जो हम भारतीयों का धन ये ब्रिटिश शासन दिल्ली पहुंचा रही है, इस ट्रेन को हम बीच में ही लूट लेंगे। और दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन वर्मा एवं राजेंद्र लोरी ये सब मिलकर और स्टेशन पर उस ट्रेन को रोक लेते हैं और उस ट्रेन को लूटते हैं। दोस्तों उस ट्रेन को हमारे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूं कि उसको काकोरी कांड नहीं बल्कि काकोरी घटना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काकोरी कांड एक गलत मैसेज देता है। दोस्तों तो जब वहां पर उस ट्रेन को लूटा जाता है, इस शासन को बहुत बड़ा झटका लगता है और ब्रिटिश शासन आदेश दे देता है कि जिसने भी इस घटना में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। दोस्तों इसी के विपक्ष में हमारे देश के कई क्रांतिकारियों को जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहरी आदि क्रांतिकारियों को सजा सुनाई जाती है। दोस्तों जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो बोलते हैं कि मेरी माँ जब मुझे फांसी की सजा दी जाए तो मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हो। और जब उनको फांसी की सजा दी जाती है और उनकी माँ उनके सामने खड़ी होती है और उनकी माँ से वो बोलते हैं कि माँ देख तू मुझसे बोला करती थी कि तू शादी कर ले, तू बहू लिया। तो दोस्तों चंद वो राम प्रसाद जो बिस्मिल होते हैं वो उनकी माँ से बोलते हैं कि देख माँ ये फांसी का फंदा तेरी बहू है और मैं इसको आज चूम रहा हूँ, मैं इसे लेकर के आया हूँ। और दोस्तों ऐसी जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो अपनी माँ से बोलता है कि ऐसी बहू न तो कोई लाया है और न ही कोई इतिहास में लेकर के आएगा माँ। और दोस्तों जब राजेंद्र प्रसाद लोहरी से पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद लोहरी उन धूर्त अंग्रेजों से बोलते हैं कि तुम क्या मुझसे मेरी अंतिम इच्छा पूछोगे, मेरी अंतिम इच्छा तो मैं भगवान से जाकर बताऊंगा, उनको बताऊंगा कि मैं आया तो हूं आपके पास, लेकिन मुझे आप वापिस जल्दी से नीचे भेजो ताकि मैं अपना स्वतंत्रता सेनानी का, स्वतंत्रता संग्राम का जो कार्य अधूरा रह गए उसे जाकर पूरा करूं, वापिस से उस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सकूं। दोस्तों ऐसी दोस्तों उनके अंदर धारणा थी, वो फांसी के फंदों पर खड़े हुए थे, लेकिन उनके दिल में, उनके हृदय में 1% भी डर नहीं था। दोस्तों इसे देखकर अंग्रेजों को उल्टा डर लगता था कि ये इंसान क्या है रे, इनको मौत से डर नहीं लगता, इनको दर्द से डर नहीं लगता, ये दीवाने हैं स्वतंत्रता के, ये दीवाने हैं आजादी के, ये दीवाने हैं स्वतंत्र भारत के। दोस्तों और दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद अकेले बचते हैं, HRA के सभी महत्वपूर्ण सदस्य जेल में उन सबको फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद मिलते हैं भगत सिंह से, और दोस्तों भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं जिसका नाम HAR होता है। पहले वाले का HRA था लेकिन इसका HAR होता है। दोस्तों तो दोस्तों ये संगठन आपको मालूम होगा जब 1928 में लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हुई, तब चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह आदि 5-6 लड़कों का एक ग्रुप लाहौर गया और लाहौर जाकर इन्होंने स्क्वाड को मारने का एक षड्यंत्र रचा, लेकिन उस षड्यंत्र में स्क्वाड बच वहां पर बच निकला, लेकिन वहां पर उनके हाथों चढ़ गया सांडर्स वहां पर मारा गया। दोस्तों जो गोली भगत सिंह की बंदूक से निकली, जिस पर स्क्वाड का नाम लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन उस गोली पर दोस्तों सांडर्स का नाम लिखा हुआ था, वहां पर सांडर्स को गोली लग जाती है। दोस्तों जब सांडर्स को गोली लगती है तो ब्रिटिश शासन बहुत चौकन्ना हो जाता है, ब्रिटिश शासन बहुत अलर्ट पर आ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर हमारे अंग्रेज अधिकारी मरते रहे तो एक न एक दिन अंग्रेज ये भारतीय हमसे हमारी सत्ता छीन लेंगे और ये आजाद हो जाएंगे। और दोस्तों जब सांडर्स को गोली लग जाती है तो वहां से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर वहां से भागते हैं, वहां से निकलते हैं,
वहां से बाहर निकलते हैं और दोस्तों कुछ ही दिनों बाद, ज्यादा दिन ये आजाद नहीं रह पाते हैं, ज्यादा दिन ये बाहर नहीं रह पाते हैं। ब्रिटिश शासन सैंडर्स को गोली लगने के बाद अलर्ट मोड पर आ जाता है और दोस्तों यहाँ पर सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ये सब पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश के कांग्रेस में उस समय गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जैसे महान पढ़े लिखे वकील हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन इन वकीलों ने कोई वकालत नहीं की, कोई केस नहीं लड़ा हमारे देश के क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए, बल्कि इन्होंने एक तो अपना प्रदर्शन तक नहीं किया हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ते रहे, चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ते रहे दोस्तों। जब वो अकेले बचे तो उन्होंने सोचा कि मैं किस प्रकार अपने साथियों को बाहर निकालूं। दोस्तों ये कानपुर बनारस में आए को गणेश विद्यार्थी नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि कांग्रेस का सदस्य होता है। ये इनसे बोलता है कि चंद्रशेखर अगर तू अपने साथियों को आजाद करना चाहता है तो तेरे आत्मविश्वास को थोड़ा नीचा कर और जा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, वह तेरी मदद करेंगे। चंद्रशेखर आजाद उनसे बोलता है कि मैं मेरे आत्मविश्वास तो क्या, अगर मैं अपने साथियों को आजाद कराने के लिए अपनी जान भी दे दूं तो मैं तैयार हूं, मैं अपने प्राणों को निछावर कर सकता हूं अपने साथियों को आजाद कराने के लिए। वो आजाद पहुंच जाते हैं इलाहाबाद के आनंद भवन में जहां पर ठहरे हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पहुंचते हैं इलाहाबाद के आनंद भवन में जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ठहरे हुए थे। तो दोस्तों हमको पढ़ने को मिलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद से मुलाकात करने के लिए मना तक कर दिया, आजाद से मुलाकात करने के लिए मना तक कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है। लेकिन आजाद जबरदस्ती जबरन ही पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हैं और जब मुलाकात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ मना कर देते हैं, साफ बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करने वाला। और दोस्तों इसी प्रकार नकारात्मक जवाब पाकर आजाद उदास रूप में इलाहाबाद के जिसका नाम अल्पेट पार्क उस समय हुआ करता था, उस पार्क में जाकर अपने कुछ साथियों के साथ में बैठते हैं और हमारी बदनसीबी से हमारे देश का कोई दुष्ट व्यक्ति, हमारे देश का कोई भ्रष्टाचार, हमारे देश का कोई देशद्रोही पुलिस को यह सूचना दे देता है कि चंद्रशेखर आजाद एवं उसके मित्रगण वहां पर अल्पेट पार्क में बैठे हुए हैं, जिनका भी हिस्सा लाहौर के उस षड्यंत्र में था जहां पर सैंडर्स की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों पुलिस को क्या, ब्रिटिश पुलिस की तो नाक में दम कर रखा था उस बंदे ने। 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक उसने पुलिस को तो नचा रखा था दोस्तों। पुलिस को तो मौका चाहिए था चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने का। और दोस्तों पुलिस पहुंच जाती है चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने अल्पेट पार्क में, लेकिन अल्पेट पार्क में पुलिस पहुंचती तो है गिरफ्तार करने चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन आजाद को क्या गिरफ्तार करेगी पुलिस? आजाद को तो छू तक नहीं पाई पुलिस की एक गोली, ब्रिटिश प्रशासन की एक गोली। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्येक साथी को वहां से बाहर निकाल दिया और स्वयं लोहा लेते रहे अकेले ब्रिटिश शासकों से। और दोस्तों उस समय जब चंद्रशेखर आजाद के पास मात्र एक गोली बची तो चंद्रशेखर आजाद ने वह एक गोली अपनी भारत मां को चूमा और वह अपनी बंदूक से अपने पिस्तौल में वह गोली डाली और स्वयं को लगा ली। दोस्तों क्या मैं आपको बताऊं उस समय का क्या नजारा रहा होगा। हवाओं ने अपना रुख मोड़ दिया होगा, हवा स्तब्ध रह गई होगी। नजारा क्या, वीर देश का सिपाही देश के लिए शहीद हो गया दोस्तों। हमसे एक वीर क्रांतिकारी छिन गया दोस्तों। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं वह गोली लगा ली। वर्तमान में अल्पेट पार्क को आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए तो दोस्तों अंग्रेजों की 1 घंटे तक उनकी औकात नहीं हुई कि वो चंद्रशेखर आजाद की बॉडी को हाथ तो लगा ले। उनको डर था कि आजाद कहीं वापस खड़ा न हो जाए, वापस हमको मारने में लग जाए। इतना डर अंग्रेजों के दिल में बैठा रखा था चंद्रशेखर आजाद ने। वह व्यक्ति थे आजाद जब तक जीवित थे आजाद उनको पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई। उन्होंने बोला था कि आजाद आया था, आजाद जाएगा। ब्रिटिश पुलिस के पास ऐसी कोई जेल नहीं है जो कि आजाद को गिरफ्तार कर सके, जिसमें आजाद को रख सके। और ब्रिटिश शासन के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो आजाद के सीने को छल्ली कर सके। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की शहादत को सत नमन है दोस्तों। आज 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद का स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो लेकर के आए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।